Okay, so let's start the complement system. Complement system are the part of both, mean like innate immunity as well as adaptive immunity. So basically, both the immunity, whether you say about innate or you say about adaptive immunity, दोनों के दोनों जो है ना आगे जाके एक ही हो जाते हैं, क्योंकि चाहे वो innate immunity से आए या एडेप्टिव इम्यूनिटी से आए, दोनों के दोनों सेल्स को डिस्ट्रॉय करना इम्यून सिस्टम का टारगेट होता है। इसी टारगेट को अचीव करने के लिए बाकी के अभी तक जितने भी सारे हम लोगों ने स्टेप्स देखे वो सब इसी काम के लिए लिए जाते हैं, ताकि वो एलिमिनेट किए जा सके बॉडी से। तो वो एलिमिनेशन का जो पार्ट है उसी के अंतर्गत ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आता है। ज्यादातर केस में अनस्पेसिफिक ही होगा, और कभी कभी स्पेसिफिक वाले भी जो है ना वो भी इसी के अंदर आके एसिमुलेट हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली इननेट और एडेप्टिव दोनों का पार्ट है, और ये इफेक्टार मैकेनिज्म का पार्ट है। इफेक्टार मैकेनिज्म आप लोग को बताए थे, वही चीज होता है जो कि जिससे कि बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है जो भी पैथोजेंस हो या फिर टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हो, जो भी एंटीजेंस आए हो, वो सबको एलिमिनेट करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है वही इफेक्टार मैकेनिज्म होता है। इसमें ये पहचानने की जिम्मेदारी जो है कि वो फॉरेन बॉडी है कि नहीं, ये एंटीजन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो एंटीजन जिस किसी से भी एंटीबॉडी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो एंटीबॉडी जो है जिस किसी से भी बाइंड हो रहा है, जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो पैथोजन होगा। इसके अलावा कुछ और जो जिसको बोलते हैं नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल रिकॉग्निशन। जैसे अगर पता हो कि कोई खास तरह का चीज जो है इंडिया में मिलता ही नहीं है, अगर वो कहीं से दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो बाहर से आया हुआ चीज ही होगा। तो उसी तरीके से कुछ खास मॉलिक्यूलर पैटर्न जो है वो अगर किसी होस्ट में नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर से आया हुआ चीज है। तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड पैटर्न्स, पैम्स। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पैम्स। तो पैम्स को भी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई करता है और उसके अगेंस्ट अपनी एक्टिविटी दिखाता है। ये जो है ये दोनों के दोनों जो तरीका है, एंटीजन बाइंडिंग और साथ ही साथ पैम्स, ये दोनों के दोनों जो है ये इंश्योर करता है कि ये एक्टिविटी जो है वो की गई है किसके अगेंस्ट, पैथोजेंस के अगेंस्ट। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। तो इसमें जो है अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। तो in human we have almost about 30 soluble cell bound proteins which are synthesized inside liver. इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो सब लीवर बनाता है। इसके अलावा कुछ जो है वो मोनोसाइट्स और दूसरे इपिथेलियल सेल्स जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो पार्ट है वो पार्ट हिपेटोसाइट से बनाता है। सीरम प्रोटीन में इनका कंसंट्रेशन लगभग 5% के करीब होता है, और इसमें ज्यादातर जो इंजाइम्स हैं वो जाइमोजेंस हैं। जाइमोजेंस वैसे इंजाइम होते हैं जो पहले इनएक्टिव होते हैं, और जब उनको फ्रैगमेंट कर दिया जाता है तभी उसका एक्टिव साइड जो है वो एक्सपोज होता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कैप लगा हुआ आपका पेन है, उससे लिख सकते हैं क्या? कुछ नहीं लिखेगा। जब तक उसका कैप उतारेंगे नहीं वो लिख नहीं सकते। तो
यही कैप लगा हुआ जो एंजाइम है ये जाइमोजेंस कहलाएगा। और ये जाइमोजेंस जो है ना, इसमें जब इसको फ्रैगमेंट करेंगे, मतलब कैप हटाएंगे, तो इसका एक्टिव पार्ट जो है वो एक्सपोज होता है। तो जितने भी प्रोटीन्स हम लोग आगे देखेंगे, ज्यादातर केस में जहां एक्टिवेशन की बात जो आती है, तो वहां एक्टिवेशन के लिए जितने भी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी वो सबका 2 फ्रैगमेंट होता चला जाएगा। इसमें एक रिएक्शन जो है ना वो पूरे कैस्केड को एक्टिवेट कर देता है। एक से दूसरा, जब पहला खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा शुरू होगा। इस तरीके के सीक्वेंशियल रिएक्शन फॉर्मेट को कैस्केड कहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है लाइसिस ऑफ द सेल। वो सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है, और कुछ केसेस में, सभी केसेस में नहीं, कुछ केसेस में ये वायरस भी हो सकता है। वायरस वाले कैसे रहेंगे? जो वायरस सेल के अंदर पहुंच चुके हैं उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। इसके अलावा ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं फैगोसाइटोसिस को, जो कि एंटीजन के स्पेसिफिक ऑप्सोनाइजेशन जो होता है, ठीक है। एंटीजन के स्पेसिफिक कैसे होगा? एंटीजन से जब एंटीबॉडी बाइंड रहेगा। उसके अलावा बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर ऑन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। इससे क्या होगा? इससे होगा इन्फ्लामेशन। अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये इन्फ्लामेशन को भी ट्रिगर करता है। इसके बाद इम्यून क्लियरेंस। इम्यून क्लियरेंस मतलब अगर सब कुछ डिस्ट्रॉय होके बिल्कुल खत्म हो गया, पैथोजन को मार डाला गया, तो वो क्लियर हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद उसको फैगोसाइट्स जो है वो खाके बिल्कुल उस जगह को क्लियर कर देगा। ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स में जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन है। यही चारों: लाइसिस, ऑप्सोनाइजेशन, एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्या है। उसके बाद क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। ये देखिए, ये लास्ट वाले में देखिए जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आपको बताए थे कैसे बनता है। लैटिस फॉर्मेशन से बनता है, और वो लैटिस जो मेगा लैटिस जो बन गया, वो मेगा लैटिस को जो फैगोसाइट्स है वो खा के खत्म कर देता है। फिर अपने एमएससी के ऊपर उसको डाल देगा, ताकि मोर एंड मोर ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए। बी सेल्स उसके अगेंस्ट बहुत सारा एंटीबॉडी बना के ब्लड में फ्लश कर दे, ताकि अगर और भी कहीं बचा हुआ हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन जो है वो 3 तरह से हो सकता है। 3 तरह का एक्टिवेशन हो सकता है। एक क्लासिकल पाथवे, एक अल्टरनेटिव पाथवे, और एक लेक्टिन पाथवे। ये तीनों पाथवे अपने आप में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कर सकता है। इसमें सभी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन करते हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे आगे सारा जो पाथवे है वो थोड़ा आगे चल के बिल्कुल बेसिकली सेम हो जाता है। ठीक है। भले ही उनका बिगिनिंग थोड़ा अलग अलग हो, बट आगे चल के वो सबके सब एक ही हो जाते हैं। क्लासिकल पाथवे भी, अल्टरनेटिव पाथवे भी, और लेक्टिन पाथवे भी। इन सब में जो सबसे मेन चीज जो यहाँ कॉम्प्लीमेंट में होना है, वो होना है मेम्ब्रेन को पोरस बना देता है, मेम्ब्रेन के अंदर छेद कर देता है। इससे किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ। तो इसमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जो सेल के मेम्ब्रेन है या बैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन है, मतलब ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसमें पोर्स बना दिए जाते हैं। पोर्स बनाने के कारण क्या होगा, अंदर का पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है।
आपको एक कहानी बताते हैं। ये जिस समय मैं पुणे में ही था, वहीं पर एक लेडी थी, वो आई थी, वो दिखा रही थी एक फोटोग्राफ कि उन्होंने जितने भी पेशेंट्स जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो आए थे इसमें एज अ ब्लड डोनर इन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो इन्फेक्टेड पेशेंट्स का जो सैंपल था उसको उनकी डायरेक्टर एक थी फेथ सूड, उनको थोड़ा मतलब रिसर्च का ज्यादा क्रेज था, तो उन्होंने पहले उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो माइक्रोस्कोप के नीचे एक खास तरीके का बैक्टीरिया दिख रहा था उनको। तो उन्होंने सोचा कि शायद ज्यादातर लोगों को इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। उन्होंने उस सैंपल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाया। तो एक चीज जो ज्यादातर पेशेंट में दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि सारे जितने भी पेशेंट थे उनमें जो मतलब सॉरी इरिथ्रोसाइट्स जो दिख रहे थे, बहुत सारे इरिथ्रोसाइट्स में होल्स मौजूद थे। अब उनको ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो होल किस कारण थे। तो बेसिकली वो होल किस कारण था अभी आप लोग को पता चलेगा। वो होल बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसमें उनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का एक पिक्चर इसमें डाला हुआ भी है। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लासिकल पाथवे के लिए। क्लासिकल पाथवे में एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग C1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये C1 मॉलिक्यूल जो है इसमें कई एक प्रोटीन से बना हुआ ये मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसमें एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो है C1Q। C1Q जो ब्लू रंग का को दिख रहा है वो C1Q है। और इसके अंदर जो है दो और मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं, वो होते हैं C1R और C1S। इसमें दो C1R रहते हैं और दो C1S रहते हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम हो जाता है C1QR2S2। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं C1 मॉलिक्यूल, लेकिन वास्तविक इसका नाम है C1QR2S2। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबलाइज किया हुआ रहता है कैल्शियम के कंसंट्रेशन पे। अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन एडिक्वेट है तो ये स्टेबलाइज्ड रहेगा, अगर वो कम हुआ तो ये मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज होने का खतरा रहता है। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है और इसकी एफिनिटी जो है ये बनती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पर। जहां कहीं भी होगा, जहां कहीं भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इसको मिलेगा वहां इस मॉलिक्यूल की एफिनिटी बन जाती है। और कौन से रीजन में? अब देखिए उसका वेरिएबल रीजन कहाँ चिपका हुआ है, उसका वेरिएबल रीजन चिपका हुआ रहेगा एंटीजन से। अब ये एंटीजन चाहे मॉलिक्यूल होगा या बड़ा सा बैक्टीरिया होगा, है ना। जहां कहीं भी ये चिपकेगा, तो आपको बताया था मैं कि चिपकने के बाद क्या होता है, प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। चेंज होता है जब भी कोई दो प्रोटीन आपस में मिलता है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है। तो उसी तरीके से इसके FC रीजन के भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। ये चेंज होने के बाद एक ऐसा डोमेन एक्सपोज हो जाता है जिसमें कि ये जो C1 मॉलिक्यूल है वो जाके बाइंड हो सकता है। ठीक है, ये जनरली जो है ये दूसरा जो कांस्टेंट डोमेन रहता है, बहुत सारे कांस्टेंट डोमेन थे, याद कीजिए वो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर था बहुत सारा कांस्टेंट डोमेन था। तो दूसरा वाला जो कांस्टेंट रीजन है, मतलब नीचे से थोड़ा ऊपर, वहां पे
इस C1 मॉलिक्यूल की एफिनिटी होती है। लेकिन जब वहां ये जाएगा तो जाने के बाद और बाइंड करेगा, तो बाइंड होने से क्या होगा, C1 मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आखिर ये भी तो प्रोटीन ही है। याद कीजिए, मतलब ध्यान दीजिए इस पे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किसका चेंज हुआ, एंटीबॉडी का। जब वो एंटीजन के साथ बाइंड किया तो सबसे पहले एंटीबॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। एंटीबॉडी के कॉन्फ़िगरेशन के कांस्टेंट रीजन डोमेन में उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण उसकी एफिनिटी आसपास के C1 मॉलिक्यूल के लिए बढ़ गई। ठीक है, तो आसपास का C1 मॉलिक्यूल जो है वो जाकर इसके सेकंड कांस्टेंट डोमेन में जाके बाइंड होने की कोशिश करेगा। क्लियर है? अब ये बाइंडिंग होने के कारण C1 मॉलिक्यूल में भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। अब ये चेंज होने की वजह से क्या होगा, C1Q जो है वो C1R का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा पहले। ठीक है, नतीजा ये होगा कि दोनों के दोनों यहां से निकल लेंगे। C1R जो है वो इनएक्टिव प्रोटीएज एंजाइम जो C1 था उसको क्लीव करके C1S को, मतलब दोनों के दोनों जो है ना वो एक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे बैक्टीरिया के साथ जुड़ा हुआ एंटीबॉडी दिखाया गया है आपको। ठीक है, FC रीजन में सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जो C1Q R2S2 जो था वो बाइंड हुआ, और बाइंड होने की वजह से क्या हुआ, उसके R2S2 रीजन जो था वो एक्टिवेट हो गया। पहले जो अंदर लगा हुआ था अब बाहर की तरफ लगा हुआ दिख रहा है। ये एक्टिवेट होने की वजह से अब इसका C1Q रीजन जो है ये एक एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट अभी तक? अब देखिए C1S जो है वो दो सबस्ट्रेट को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, C1S जो है, C1S देखिए ये वाला रीजन, ठीक है, ये दो सबस्ट्रेट को चेंज कर सकता है। कौन कौन? ये चेंज कर सकता है C4 को और C2 को। तो C4 को जो है ये दो भाग में तोड़ेगा, C2 को दो भाग में तोड़ेगा, C2A C2B, और C4 को भी दो भाग में तोड़ेगा, C4A और C4B। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर। C4 को तोड़ा C4A C4B में, C2 को तोड़ा C2A C2B में। ठीक है, अब पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। पहले का पहला, पहले C2 आएगा, C2 का A और C4 का B। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स को क्या कह सकते हैं, या तो इसको C4 2A 2B कह सकते हैं, C2A 4B कह सकते हैं, या C4B 2A, जो भी, आप दोनों के दोनों नाम सही है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, आपको अगर याद रखना है तो आप इसको C2A 4B भी लिख सकते हैं।
ठीक है, C2A4B। लेकिन बाकी का जो ढक्कन है वो दोनों क्या करेगा, C4B और C2A, ये दोनों इन्फ्लामेशन को रेज करता है। ठीक है, ये इसको एनाफाइलाटॉक्सिन बोलते हैं, एनाफाइलाटॉक्सिन। कौन, C4B को भी और C2A को भी। ये जो दोनों यहाँ पर जो बाहर निकल गया ना, ये दोनों बेसिकली एक्टिवेट करता है इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लामेशन जब बता रहे थे तो बताया था ना कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करते हैं, तो उसमें से एक फैक्टर ये भी है। ठीक है, बिकॉज दिस एडिशन ऑफ C1 कॉम्प्लेक्स, इट इंश्योर्स कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अच्छे से बना है। अगर अच्छे से बना होगा तभी उसके कांस्टेंट रीजन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके वो पर्टिकुलर डोमेन एक्सपोज होगा, तभी तो C1 कॉम्प्लेक्स जाके उस पर बाइंड होगा। और जब इतना सारा घटनाक्रम हो चुका है तो इसका मतलब क्या है कि उस जगह पैथोजन तो है, और जब पैथोजन है तो इन्फ्लामेशन होके वहां पर अच्छे से क्लियरेंस होने की जरूरत है। इसलिए these two, C4B and C2A, works as whistle blowers। ठीक है, अब आइए, ये जो C4B और C2A जो है, ये दोनों का कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। क्यों, क्योंकि अब ये C3 को कन्वर्ट करेगा, किससे किसमें, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तब आके 3 आया है, याद रखने के लिए। ठीक है, और ये C3 कन्वर्टेज जो है, इसका काम है C3 जो है उसको C3A और C3B में कन्वर्ट करना। और ये सारा घटनाक्रम कहाँ हो रहा है, एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन पे। ठीक है, तो अब देखिए C3 जो है ये भी हाइड्रोलाइज होगा C3A और C3B में, और इसमें इसका दूसरा पार्ट C3B ये बाइंड होगा, जो C3 कन्वर्टेज है उसी के साथ बाइंड हो जाएगा। और ये बाइंड तब होगा जब इसका कंसंट्रेशन एडिक्वेट अमाउंट में पहुंचेगा तब। पहले ये तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा, जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ C3A एक्युमुलेट हो जाएगा तो अब वो क्या करेगा, C3 कन्वर्टेज के साथ ही बाइंड हो जाएगा। C3 कन्वर्टेज कौन सा, C2A4B के साथ, और बनाएगा C2A3B4B कॉम्प्लेक्स। याद रखिए केवल एक का ही पहला भाग आया है। ठीक है, केवल एक का ही पहला भाग आया है, मतलब C2A का पहला भाग आया है, C4B बना और C3B आया। ठीक है, और फिर अब ये जब 3 वाला कॉम्प्लेक्स जब इसके साथ मैच कर जाता है तो मतलब सॉरी अटैच हो जाता है, तब उसको C5 कन्वर्टेज कहते हैं। अब यहां से देखिए इसमें भी एक पार्ट बाहर निकल गया, C3A बाहर निकल गया ना, उसका तो कोई काम रहा नहीं, तो वो भी यही काम करेगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, वो बताएगा कि भाई एक स्टेप और आगे बढ़ गया, कहाँ हो, जल्दी आओ। ठीक है, तो अब देखिए C5 कन्वर्टेज जब बन गया तो C5 कन्वर्टेज का काम क्या होगा, अगेन C5 को कन्वर्ट करना।
किस रूप में? C5A और C5B। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है ना? हाँ सर, एक बार और पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आके रुकेंगे इसलिए क्योंकि इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो कॉमन सा प्रोसीजर है, क्लासिकल और अल्टरनेट दोनों में। ठीक है, अब आइए हम लोग अब चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? ओके, अब आइए अल्टरनेटिव। अभी तक देखिए, अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं? अभी तक देख लिए जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना तभी वो C1 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होगा, है ना? लेकिन तब क्या अगर बहुत सारे पैथोजन ऐसे भी आपने देखे कि जिसमें एंटीजन अगर बहुत पावरफुल नहीं है, एंटीजेनिक नहीं है, तो वो तो स्किप हो जाएगा, और स्किप हो जाएगा तो शरीर में रोग बना देगा। ठीक है, या जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंट नहीं है, या जिसको मैक्रोफाज ने खाने से इनकार कर दिया, तो ऐसे जितने भी पैथोजन हैं वो तो फिर शरीर में बिल्कुल घूम सकते हैं ना। तो उनसे बचने के लिए ये अल्टरनेटिव पाथवे है, ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे होता है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इनेट इम्यून सिस्टम का रास्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि अनस्पेसिफिक है। वहां तो स्पेसिफिक फाइंडिंग हुआ तभी तो एक्टिवेट हुआ ना। ये इनेट इम्यूनिटी है, इसमें नॉन स्पेसिफिक होगा। और ये किस बेसिस पर होगा? ये इसका बेसिस है नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल रिकॉग्निशन मेथड होगा, जिसको हम लोग पहले, इससे पहले जो इसको पैम्प बोले थे ना, क्या फुल फॉर्म बताए थे? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ठीक है, तो ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न के बेसिस पर ये एक्टिवेशन होगा। इसमें C1, C4, C2 ये सब कोई भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। यहाँ काम सीधा C3 से शुरू होता है। इसमें दो अलग अलग फैक्टर भी इन्वॉल्व होंगे, फैक्टर बी, फैक्टर डी, और साथ में एक और प्रोटीन जिसको प्रोपर्डीन कहते हैं। इसको आगे देखेंगे। तो देखिए C3 मॉलिक्यूल जो है कई एक तरह से प्लाज्मा में बनता रहता है, या तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन वाला, मतलब क्लासिकल पाथवे से बन जाएगा। आपको बताया था जब एडिक्वेट अमाउंट में आएगा तभी आगे का रिएक्शन होता है। इसके अलावा ऐसे भी प्लाज्मा का कंटेंट बहुत ज्यादा है, वाटरी कंटेंट है, तो ये वाटर में हाइड्रोलाइज होता रहता है। C3 जो है वो C3B और C3A में टूटता रहता है। ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है, तो ये C3B और C3A में से C3B ये जो है एक खास फैक्टर B और उसमें फैक्टर D के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोला जाता है C3BBA कॉम्प्लेक्स। और ये तब होगा जब C3B जो है किसी ऐसे नॉन सेल्फ मॉलिक्यूलर पैटर्न पे जाके चिपक जाए। C3B जो है नॉन सेल्फ मॉलिक्यूलर पैटर्न पे चिपक सकता है। तो ये नॉन सेल्फ मॉलिक्यूलर पैटर्न पे चिपकने के बाद ये फैक्टर बी जो है और फैक्टर डी इसके साथ जाके अटैच होता है। बेसिकली फैक्टर बी जो है ना
वो भी एक जाइमोजाइन है। तो जाइमोजेन है तो उसको भी एक्टिवेशन के लिए कुछ चाहिए, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए फैक्टर डी लगता है। फैक्टर डी जो है वो उसको फिर दो रूप में तोड़ेगा, बी ए बी बी, बाकी को तोड़ता आया है ना ए और बी में, उसी तरह से फैक्टर बी भी टूटेगा बी ए बी बी। तो यहाँ बी बी जो है वो इस चिपके हुए C3B के साथ अटैच हो जाता है और बना देता है C3BBB कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन ये जो C3BBB कॉम्प्लेक्स जो है ये इवर्सेबल है, ये रिवर्सेबल है, पूरी तरह से अटैच होगा और बहुत ही अच्छे से बॉन्ड नहीं बना हुआ है तो तुरंत अलग भी हो जा सकता है। इसको चिपका के रखने के लिए एक अलग से स्टेबलाइजिंग एंजाइम की जरूरत, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसको प्रोपर्डीन कहते हैं। क्लियर है? तो C3BBB कॉम्प्लेक्स जो है ये C3 कन्वर्टेज का काम करने लगेगा और C3 कन्वर्टेज का जो काम है C3 को C3A C3B में कन्वर्ट करना, वो काम करने लगेगा। लेकिन अभी कर ही रहा था कि अचानक ये टूट के बिखर जाएगा, फिर वापस बनेगा तो फिर बनाना शुरू करेगा, फिर बिखर जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए प्रोपर्डीन एक स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, वो जाके उसमें चिपक जाता है और चिपकने के बाद ये फिर अलग नहीं होगा, और जब अलग नहीं होगा तो ये एक प्रोबेबल एक मतलब सॉरी एक प्रोमिनेंट एंजाइम की तरह C3 कन्वर्टेज की तरह ये काम करने लगेगा, जो कि बिल्कुल ठीक डुप्लीकेट होगा C4B2A कॉम्प्लेक्स के। तो जो वहां काम हो रहा था वही काम यहाँ भी शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, अब C3 का कंसंट्रेशन यहाँ तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर इसमें जैसे उसमें क्या होता था, C3 कन्वर्टेज में क्या जाके बाइंड होता था, C3B का B वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो जाके बाइंड हो जाता था ना C5 बनाने के लिए। तो यहाँ भी यही काम होगा, C3 कन्वर्टेज में C3B जो है वो जाके बाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कन्वर्टेज बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, C3BBB3B कॉम्प्लेक्स। ध्यान से स्टेप अगर याद रहा ना तो आपको याद अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नाम बोलने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन अगर स्टेप्स याद रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। C3BBB3B कॉम्प्लेक्स, और ये क्या किस चीज का काम करेगा, ये करेगा C5 कन्वर्टेज का काम। क्लियर है? किसी को दिक्कत? काफी कॉम्प्लेक्स है ये। कॉम्प्लेक्स है? हाँ, थोड़ा लग रहा है, मतलब बहुत सारे इसके नाम है, C3B C3A। देखिए मतलब एक बार और पढ़ना। बहुत ही आसान है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग यहीं रुकेंगे, एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, C1 मॉलिक्यूल है, इसमें ये बेसिकली मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है जिसमें तीन तरह के मॉलिक्यूल हैं, C1R सॉरी C1Q R और S, तीन तरह के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें C1Q जो है वो स्टॉक बना रहा है जो कि ऊपर की तरफ निकला हुआ रहेगा। एक्टिव जो साइट है उसमें R और S मौजूद हैं। ये R और S में से जो है ये दो तरीके के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने का क्षमता है इसमें। बेसिकली ऐसा समझिए ये सीजर्स हैं, काटने वाला काम करेंगे। ठीक है, और काटेंगे कहाँ, सेरीन जो ये है ना क्या उसको बोलते हैं, एमिनो एसिड जो सेरीन है ना, अमीनो एसिड। हाँ, तो सेरीन के बॉन्ड को ये कट करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है सेरीन प्रोटीएज। जितने भी प्रोटीएज जो हैं जिस जगह काम करते हैं उसके हिसाब से उनका नाम होता है। तो बेसिकली ये प्रोटीन सीजर है
और ये क्या कर रहा है, ये C2 को C2A C2B में कन्वर्ट करेगा और C4 को C4A C4B में। ठीक है, अब देखिए बताया था पहले का पहला दूसरे का दूसरा, C2A 4B ये आपस में जुड़ गया और बनाया 1 आपको मिल चुका है, 2 मिल चुका है, 4 मिल चुका है, बचा कौन सा 3। तो ये C3 कन्वर्टेज बनाता है। ठीक है, C3 कन्वर्टेज को भी तोड़ेगा तो बनाएगा C3A C3B, उसमें भी बाद वाला ही जुड़ेगा, तो कुल मिला के हो जाएगा C4B C2A 4B 3B कॉम्प्लेक्स। यही C5 कन्वर्टेज है। यस सर। आसान है अब? हाँ अब ठीक है, याद रखिए पहले का पहला दूसरे का भी दूसरा तीसरे का भी दूसरा। ठीक है, मतलब C2A उसके बाद 3B 4B। ठीक है, इजी है। अभी केवल C5 कन्वर्टेज तक ही बताया है। वही चीज अब यहाँ देखिए अल्टरनेट पाथवे में, यहाँ पर क्या है C3 मॉलिक्यूल है, साधारण रूप से टूटता रहता है C3A और C3B में। C3B जो है उसकी एफिनिटी होती है, जो भी पैम्स है उनके साथ ये चिपकने की टेंडेंसी रहती है इसकी। ये चिपकने के बाद जैसे ही ये चिपकेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के बाद जो है एक फैक्टर D और B दोनों उधर से पहुंचते हैं। जैसे ही इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो इट अट्रैक्ट्स फैक्टर B एंड फैक्टर D, जिसमें फैक्टर D जो है वो फैक्टर B को क्लीव कर देता है, क्लीव करके BA और BB बनाएगा। इसमें से BB जो है वो साथ में चिपक जाएगा तो बनाएगा C3B BB कॉम्प्लेक्स, C3B BB कॉम्प्लेक्स। और ये C3B BB कॉम्प्लेक्स जो है ये फर्जाइल है, इसलिए इसको चाहिए एक अलग से ऊपर से प्रोटीन का कवरिंग। ये प्रोटीन का कवरिंग जो है वो देता है प्रोपर्डीन। ठीक है, प्रोपर्डीन के कवरिंग में ये सुरक्षित हो गया। अब इसके बाद ये जो है ये काम करता है एनालॉगस, मतलब डुप्लीकेट जो है, ये वो वाला कॉम्प्लेक्स जो वहां बना था C3 कॉम्प्लेक्स वही ये डुप्लीकेट हो गया। तो जैसे वो C3 क्या करता था C3A C3B में कन्वर्ट करके B को अपने साथ चिपका लेता था, वैसे ही यहाँ भी कन्वर्ट करके B को अपने साथ चिपका लेगा और बना लेगा C3B BB 3B कॉम्प्लेक्स। इसमें खाली BB है। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, C5 को तोड़ेगा C5A और C5B में। ठीक है, और यहाँ भी काम आएगा आपका B ही। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। लेट्स मीट टुमारो फॉर फर्दर। क्लियर है ना सबको? यस ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।